नमस्कार, स्वागत है आपका दिल्ली एनसीआर दिन भर में आपके साथ मैं हूं मुकेश गुप्ता। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं अभी तक की हेडलाइंस पर। कैबिनेट मंत्री गोपाल राय ने विधानसभा में गिनाई दिल्ली सरकार की उपलब्धियां, शिक्षा से लेकर कोरोना काल तक का किया जिक्र। पेट्रोल डीजल के बाद पीएनजी सीएनजी के दाम बढ़े, यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। राजधानी के नरेला में बाप और बेटी की संदिग्ध हालत में घर में मौत, पिता का फंदे से तो बेटी का बिस्तर पर मिला शव। बाहरी दिल्ली के रोहिणी में बदमाशों ने जगुआर कार में सवार शख्स को मारी गोली, मौके पर मौत, मामला दर्ज कर हत्यारों की तलाश में जुटी पुलिस। और गाजियाबाद में ज्वेलरी शोरूम में दिन दहाड़े लूट की बड़ी वारदात, 10 लाख की लूट को अंजाम दे बदमाश हुए फरार। अब खबरें विस्तार से। दिल्ली विधानसभा में बजट सत्र के दूसरे दिन दिल्ली के कैबिनेट मिनिस्टर गोपाल राय ने दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पेश किया। इस दौरान उन्होंने आप सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई। आपको दिखाते हैं कि कैबिनेट मिनिस्टर गोपाल राय ने धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान क्या कुछ कहा। कि इस राज्य की सरकार इतने घाटे में चल रही है, इस राज्य की सरकार इतने घाटे में चल रही है। ऐसे दौर में जब कोरोना का संकट था, उसके बीच में कल माननीय उपराज्यपाल महोदय ने सदन के सामने अपने अभिभाषण के दौरान रखा कि दिल्ली का सकल राज्य घरेलू उत्पाद पिछले 5 वर्षों में 50% से ज्यादा बढ़ा है। ये पूरे भारतीय अर्थव्यवस्था की दिशा जो है उसके ठीक विपरीत है। जबकि पूरे देश के अंदर भी यह सवाल पैदा होता है, बार बार यह प्रश्न उठता है कि अरविंद केजरीवाल जी की सरकार, बहुत बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों को मैं देखता हूं ये बात प्रश्न करते हुए कि अरविंद केजरीवाल की सरकार फ्री बी की सरकार है, बिजली फ्री में दे रही है, पानी फ्री में दे रही है, जनता के लिए ये कर रही है, वो कर रही है। लेकिन इसी अर्थशास्त्र को इस देश को और इस दिल्ली को भी अच्छे से समझने की जरूरत है कि आज जनता को सभी सुविधाएं सरकार की तरफ से देते हुए भी अगर ईमानदार सरकार हो तो जब देश की सभी अर्थव्यवस्थाएं, सभी राज्यों की व्यवस्थाएं पीछे जा रही हैं, उस समय 50% से ज्यादा की बढ़ोतरी एक न सिर्फ सरकार की उपलब्धि है बल्कि भारत के तमाम उन राज्यों के सामने एक अर्थशास्त्र का नया मॉडल भी है कि अगर जनता के हाथ में पैसा दोगे तो अर्थव्यवस्था डूबने की जगह अर्थव्यवस्था बढ़ेगी, जनता का भी विकास होगा, राज्य का भी विकास होगा और देश का भी विकास होगा, जो एक नया मापदंड इस देश के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार ने अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में स्थापित किया। अध्यक्ष महोदय, शिक्षा हमारे पूरे लक्ष्य का एक सबसे प्रमुख हिस्सा रहा है और पिछले दिनों भी माननीय उपराज्यपाल महोदय ने अपने भाषण में रखा कि दिल्ली के अंदर पिछले लगातार 10वीं और 12वीं की जो परीक्षा है उसके जो परिणाम है, हर साल की तरह इस बार भी सफलता का दर 10वीं में 97.52 रहा और 12वीं में 99.84 रहा। सरकारी स्कूलों से 496 स्टूडेंट्स ने नीट क्वालिफाई किया और 384 स्टूडेंट्स ने आईआईटी की सफलता प्राप्त की, जो शायद हिंदुस्तान के अंदर सरकारी स्कूलों से तो छोड़ दीजिए, 90% जो तमाम प्राइवेट स्कूल चल रहे हैं उनके भी रिकॉर्ड को आज दिल्ली के सरकारी स्कूल न सिर्फ परीक्षाओं में बल्कि तमाम जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उसमें भी नए नए रिकॉर्ड को कायम कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, दिल्ली के अंदर देशभक्ति पाठ्यक्रम शुरू किया गया, बिजनेस ब्लास्टर का प्रोग्राम शुरू किया गया, दिल्ली के अंदर
शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए दिल्ली के अंदर टीचर यूनिवर्सिटी जो बनाने का काम शुरू किया गया है, वो निश्चित रूप से धन्यवाद इस सरकार को और माननीय उपराज्यपाल को मैं देना चाहता हूं। यह एक नया मील का पत्थर साबित होगा। शिक्षा क्रांति की जो यात्रा है दिल्ली के अंदर, जिसकी चर्चा आज पूरे देश के अंदर हो रही है, आज उसमें यह टीचर यूनिवर्सिटी निश्चित रूप से एक नया मानदंड स्थापित करेगी और यहां से जो लोग पढ़ करके जाएंगे, न सिर्फ दिल्ली के अंदर बल्कि देश के अंदर भी शिक्षा व्यवस्था को बदलने में अपना योगदान निर्धारित करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, दिल्ली के अंदर स्वास्थ्य के क्षेत्र में जिस तरह से कोरोना के संकट के दौरान युद्ध स्तर पे न सिर्फ सहयोग किया गया लोगों का, बल्कि दिल्ली के अंदर 18 से अधिक आयु के लगभग 90% लोगों का टीकाकरण का काम दिल्ली ने पूरा किया है और 15 से 18 आयु वर्ग के टीकाकरण का काम भी तेजी के साथ चल रहा है। कोरोना संकट के दौरान चाहे वो प्लाज्मा थेरेपी हो, चाहे वो होम आइसोलेशन हो, तमाम वो रास्ते इस सरकार ने इजाद किए जिससे लोगों को राहत मिल सके और लोगों को उस संकट से बाहर निकलने में सहयोग मिल सके। अध्यक्ष महोदय, पूरे देश के अंदर जगह जगह जब महामारी चल रही थी, उस दौरान तमाम कल्याणकारी योजनाओं पर रोक लग रहे थे, लेकिन हमें इस बात की खुशी है कि इस संकट के दौरान भी समाज के तमाम हिस्सों को जो सहयोग दिया जाता रहा है वो सरकार की तरफ से जारी रहा। न सिर्फ सरकार की तरफ से सहयोग जारी रहा, बल्कि अतिरिक्त सहयोग देने का प्रयास किया गया, जिसके तहत पीडीएस सिस्टम के तहत जो लोग आते हैं उनके अलावा भी नॉन पीडीएस लाभार्थियों को भी उस दौरान निःशुल्क खाद्य पदार्थ वितरण का काम सरकार की तरफ से किया गया। उसके साथ साथ कोरोना संकट के दौरान जो मजदूर हैं, जो कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं, उनको जो 5,000 रुपए प्रति माह के हिसाब से उस दौरान सहयोग राशि दी गई, जिसने एक नए तरह से उस संकट के दौरान लोगों के जिंदगी में सहायता देने का काम किया। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज पूरे दिल्ली के अंदर 1577 अनधिकृत कॉलोनियों में पाइपलाइन के माध्यम से जलापूर्ति का काम किया जा रहा है और बचे हुए हिस्से में भी तीव्र गति से पाइपलाइन से पानी पहुंचाने की व्यवस्था पर काम हो रहा है। उसी तरह से अध्यक्ष महोदय, दिल्ली के अंदर ईबी पॉलिसी के माध्यम से जो यहाँ का ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, उसको कैसे इस तरह से बनाया जाए जिससे कि व्हीकल प्रदूषण को रोका जा सके, उस पर एक एडवांस शायद भारत के अंदर पहला राज्य बन रहा है जो ईबी पॉलिसी का एक मॉडल खड़ा कर रहा है, एक अग्रदूत। पेट्रोल डीजल के साथ ही सीएनजी और पीएनजी के दाम बढ़ने को लेकर दिल्ली में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने संसद भवन के बाहर एक विरोध प्रदर्शन किया। इन लोगों ने कहा कि लोग पहले से ही महंगाई की मार से जूझ रहे हैं, ऐसे में सरकार द्वारा पेट्रोल और सीएनजी के साथ साथ तमाम दूसरी चीज़ों पर उनके बढ़ते हुए दामों को लेकर अंकुश नहीं लगा पा रही। ये अपने आप में उनकी एक बड़ी विफलता है। देखिए खास रिपोर्ट। देश में गैस की कीमतों और पेट्रोल डीजल के दामों में लगातार इजाफा हो रहा है। अब सीएनजी पीएनजी के दामों में भी बढ़ोतरी हो गई है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार 2 दिन हुई बढ़ोतरी के बाद अब दिल्ली एनसीआर में सीएनजी और पीएनजी गैस के दाम भी बढ़ाए गए हैं। घरेलू पीएनजी के दाम में 1 रुपए प्रति किलो, जबकि सीएनजी के दाम में 50 पैसे प्रति किलो की बढ़ोतरी की गई है। इस बढ़ती महंगाई के खिलाफ यूथ कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने संसद भवन के नजदीक प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं को पुलिस ने बैरिकेड लगाकर रोकने की कोशिश की, लेकिन कार्यकर्ता केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए बैरिकेड पर चढ़ गए और प्रदर्शन जारी रखा। जल्दी से जल्दी दाम कम करो, आम जनता का नुचड़ने का टेस्ट करना बंद करो। जब तक नहीं करेगा, 4 लोगों के लिए सरकार नहीं है, 140 करोड़ का जनता का सरकार है। जब चुनाव आएगा लॉकडाउन करेगा, जब चुनाव नहीं है तब लॉकडाउन हटाने का काम करेगा। शर्म आना चाहिए सरकार को। जनता के नाम पे बड़े बड़े आश्वासन देता है। किसका विकास हो रहा है? कीमती का विकास हो रहा है। कीमती का विकास कर रहा है इन लोग ने। शर्म आना चाहिए। 2014 में जब रेट बढ़ता था, 400 रुपए रेट था, तब
अब इन लोग ने निकम्मे सरकार बोला था। इनका संस्कृत सरकार है, बहुत संस्कृति है। 900 रुपए हो गया। स्मृति ईरानी कहाँ है? अरे प्रकाश जावड़ेकर कहाँ है? हाथों में केंद्र सरकार के खिलाफ नारे लिखे बैनर, पोस्टर और एलपीजी सिलेंडर लेकर यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने संसद भवन का रुख किया। इस दौरान पुलिस और सीआईएसएफ ने उन्हें रोकने की कोशिश की, तब कार्यकर्ताओं की पुलिस से भिड़ंत भी हुई, जिसके बाद सीआईएसएफ जवानों ने कार्यकर्ताओं को बस में बिठाकर हिरासत में ले लिया। इस दौरान यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं में काफी गुस्सा देखने को मिला। कार्यकर्ताओं की मांग है कि सरकार दामों में कमी करे, वरना इनका प्रदर्शन जारी रहेगा। कि आप देखिए, चुनाव खत्म, 4 राज्यों में जीत कर आए हैं, उसका इनाम जनता को दिया है इन्होंने। आप देखिए, गैस सिलेंडर पे 50 रुपए बढ़ाया है, पेट्रोल डीजल के ऊपर 80 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। ये वही लोग हैं जो आज सरकार में बैठे हैं और यूपी 1 यूपी 2 में आदरणीय मनमोहन सिंह जी को स्मृति ईरानी चूड़ियां भेंट करती थी। आज मैं पूछना चाहता हूं कि आप नरेंद्र मोदी को क्या भेंट करने जा रही स्मृति ईरानी? रूस यूक्रेन संकट की वजह से ईंधन की कीमतों में लगातार तेजी देखने को मिल रही है। पीएनजी की कीमतों से पहले सीएनजी, रसोई गैस और पेट्रोल डीजल की कीमतों में भी बढ़त देखने को मिली है। मार्च के महीने में 4 महीने से ज्यादा समय के बाद पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बदलाव देखने को मिला। ईंधन के दामों में ये तेजी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतों में आए उछाल की वजह से देखने को मिल रहे हैं। भारत अपनी ईंधन की जरूरतों का काफी बड़ा हिस्सा आयात के द्वारा पूरा करता है। यही वजह है कि महंगाई में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है। दिल्ली से कमल कंसल के साथ संगीता सिंह की रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स। राजधानी दिल्ली के नरेला इलाके में पिता और बेटी का शव एक ही घर में मिलने से सनसनी फैल गई। आपको बता दें कि बेटी का शव बिस्तर पर तो पिता का शव फंदे से लटका हुआ मिला है। हालांकि इस मामले में पुलिसिया सूत्र कह रहे हैं कि हो सकता है कि पहले पिता ने बेटी की हत्या की और उसके बाद सुसाइड कर लिया हो। हालांकि इस मामले में अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। राजधानी दिल्ली के नरेला इंडस्ट्रियल एरिया थाना इलाके के होलंबी कला में एक घर के अंदर ही बेटी और पिता दोनों का शव संदिग्ध हालत में मिला। परिवार के लोगों ने जब कमरा खोलकर देखा तो बेटी का शव बेड पर पड़ा हुआ था और पिता फांसी के फंदे से झूल रहा था। जानकारी के मुताबिक 10 साल की बच्ची पिछले काफी लंबे समय से मानसिक और शारीरिक रूप से बीमार चल रही थी, जिसका इलाज चल रहा था और पिता सुरेश ही उसकी देखरेख करता था। मां पास के ही फैक्ट्री में काम करती है। बेटी बेड पे लेटी हुई थी और जो जिसने सुसाइड करा वो लटका हुआ था एक लाल सी चुन्नी से, उसको उतारा गया। उतारने के बाद फिर देखा गया तो आधे घंटे के बाद पता लगा कि बेटी भी एक्सपायर हो चुकी है। पता ही नहीं था किसी को कि बेटी एक्सपायर हुई। आधे घंटे के बाद पता लगा, जब उसको देखा होगा, चेक का डॉक्टर बुलाया तो कहले कि बेटी, तो देखा तो बेटी भी एक्सपायर हो चुकी थी। बच्ची को देखकर क्या लग रहा है? चोट लगी या मार कुछ की या कुछ खिलाया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं लग रहा था। वो तो सिर्फ लेटी हुई थी। वो पहले से ही मानसिकता थोड़ी परेशान थी बच्ची। हाँ, उसका इलाज करा के परेशान थे। पड़ोस में ही रहते थे? हाँ, घर से आना जाना था मेरा। घर की आर्थिक स्थिति कैसी? बहुत खराब थी, क्योंकि इनकी जो वाइफ थी जो एक्सपायर हुए, वो बेचारी सब्जी वगैरह बीना करती थी, 2 पैसे लाती थी। अगर जो पति काम पे आता था तो उनकी वाइफ घर पे रहती, बेटी को देखती थी, और वो काम पे आती थी तो पति रहता था घर पे। तो डिप्रेशन के चलते भी हो सकता है? हाँ, आर्थिक स्थिति की वजह से, पैसे वैसे की तंगी की वजह से हॉस्पिटल में चक्कर काट के परेशान थे, वो दवाई करा के। आशंका जताई जा रही है कि पिता ने बेटी की हत्या की और उसके बाद खुद फांसी के फंदे से लटककर अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया, लेकिन अभी तक इस बात की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही साफ हो पाएगा कि आखिरकार इस पूरे मामले की सच्चाई क्या है। घर की स्थिति थोड़ी खराब थी और भैया वगैरह काम पे नहीं जा पाते थे। लड़की थोड़ी दिमाग से बीमार रहती थी, तो उनकी आर्थिक स्थिति भी थोड़ी खराब थी। तो इसी को लेके अब पता नहीं कल क्या हुआ। और हम लोग तो गांव में थे, गांव से आज अभी आए ही है, सीधे ही हॉस्पिटल आ रहे हैं, तो यहाँ देख रहे हैं। तो क्या पता चला? भाई ने फांसी लगा ली थी क्या? किसने क्या बताया आपको? यही बताया कि भाई ने फांसी लगाई है और घर की आर्थिक स्थिति की वजह से और तंगी की वजह से लड़की का भी इलाज नहीं करवा पा रहा था सही से। कुछ पैसे थे जो हम लोग करते रहते थे, भाई आपस में मिलके एक दूसरे के लिए चलाते थे। फिलहाल पुलिस ने 10 साल की बेटी और उसके पिता सुरेश दोनों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बाबू जगजीवन राम अस्पताल भिजवा दिया है और पूरे मामले की छानबीन कर रही है।
दिल्ली से नवोदय टाइम्स के लिए अनिल कुमार की रिपोर्ट। राजधानी दिल्ली में बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हैं कि वो दिन दहाड़े किसी की भी हत्या करने से गुरेज नहीं कर रहे हैं। आपको बता दें कि दिल्ली के रोहिणी इलाके में एक शख्स की जगुआर कार पर इतनी गोलियां बरसाई गई कि उस शख्स की मौके पर ही मौत हो गई। ये शख्स दिल्ली के अंदर फाइनेंसर का काम करता था। देखिए खास रिपोर्ट। देश की राजधानी दिल्ली में बदमाशों के हौसले इतने बुलंद है कि सरेआम बीच सड़क पर जगुआर कार पर कई राउंड फायरिंग कर दी, जिसमें एक युवक की गोली लगने से मौत हो गई। दरअसल ये मामला रोहिणी के केएन काटजू इलाके का है, जहां जगुआर कार पर सरेआम फायरिंग की गई। मृतक युवक की पहचान शेखर राणा उर्फ सन्नाटा के रूप में हुई है। दिल्ली पुलिस को देर रात एक महिला द्वारा फायरिंग की सूचना दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और पाया कि शेखर राणा उर्फ सन्नाटा घायल अवस्था में अपनी कार में मिला। पुलिस टीम ने उसे तुरंत अस्पताल में पहुंचाया। सन्नाटा को 2 गोलियां आंख और गर्दन के पास में लगी और 2 गोलियां उसके शरीर के नीचे के हिस्से में लगी। पुलिस ने उसे अंबेडकर अस्पताल पहुंचाया, जिसके बाद उसे निजी अस्पताल में रेफर कर दिया गया, जहां उसकी मौत हो गई। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। दिल्ली से नवोदय टाइम्स के लिए अनिल कुमार की रिपोर्ट। सोना गिरवी रखकर पैसे देने वाली एक कंपनी के दफ्तर पर 2 बदमाशों ने हथियारों के दम पर लाखों की लूट की वारदात को अंजाम दिया। मामला दिल्ली से सटे गाजियाबाद का है। लूटपाट की पूरी वारदात यहीं लगे कैमरे में कैद हो गई। गाजियाबाद के थाना कब्बी नगर क्षेत्र के राजनगर आरडीसी में 24 कैरेट ज्वेलरी शोरूम में हथियारों के बल पर दिन दहाड़े लाखों की लूट को अंजाम दिया गया। दरअसल सोना गिरवी रखकर पैसे देने वाली कंपनी के यहाँ हथियारबंद 2 बदमाशों ने लूट की घटना को अंजाम दिया। तकरीबन 4,82,000 नगद और 5,80,000 का सोना लेकर बदमाश फरार हो गए। ये आरडीसी क्षेत्र में यहाँ पे ये शॉप है 24 कैरेट। ये गोल्ड को जो है पुराने गोल्ड को खरीदना और बेचना या ब्याज पे लेने वाला काम करते हैं। तो इनके द्वारा ये सूचना दी गई। तकरीबन 3:15 बजे के आसपास 2 लोग आए थे, जिन्होंने बलपूर्वक इनसे चाबी ली और अलमारी में जो भी वैल्यूबल्स रखे थे वो उसको लेके फरार हो गए। कैश और कितना गोल्ड होगा? अभी जो उन्होंने बताया है अराउंड 5.8 लाख से करीब का कैश है और लगभग गोल्ड है और 4.5 के आसपास कैश है। 9 से 10 लाख के बीच का करीब बता रहे हैं। बाकी अभी तक आइडेंटिटी हो पाई है कि इनकी कोई? हमें कुछ क्लिक्स मिल गए हैं और टीमें इस पर हम लोगों ने लगा दी गई हैं। FIR दर्ज की जा रही है और शीघ्र ही इसको पकड़ने का और रिकवरी का प्रयास किया जाएगा। घटनाक्रम जैसा इन्होंने बताया है कि 2 लोग अंदर घुस के स्टेट इनके पास आए और बलपूर्वक इनसे जो है चाबी को डिमांड किया। इन लोगों ने रेजिस्ट नहीं किया। इन्होंने मतलब कहा कि हमने चाबी दे दी। चाबी देने के बाद जो पीछे अलमारी है उस अलमारी को उन्होंने सीधा खोल के सामने जो सामान रखा था, जो भी वैल्यूबल्स थे कैश और गोल्ड, वो लेके और इजीली वो चले गए वहाँ से। तकरीबन सोना और कैश मिलाकर 10 लाख की लूट को अंजाम दिया गया है। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अपराधियों की तलाश में जुट गई है और जल्द ही अपराधियों को पकड़ने का दावा कर रही है। गाजियाबाद से नवोदय टाइम्स के लिए विकास कुमार की रिपोर्ट। तो दिल्ली NCR दिन भर के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।